गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी बच्चे कक्षा 12 के सभी बच्चे रसायन विज्ञान में जो मैंने पिछले बार पढ़ाया था घनीय क्रिस्टल जालक के प्रकार, उसी से आगे का पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पिछले समय में मैंने जो आपके लिए डायग्राम प्रस्तुत किए थे, उन डायग्रामों में घन में मैंने आपको ये बिंदु आपको लगा के बताए थे। इन्हीं बिंदुओं को लगा के प्रदर्शन करना जो कहलाता है वो एकक सेल का गोलक मॉडल कहलाता है। मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक में जालक केंद्रों को गोले के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है? गोलक मॉडल कहलाती है। इसी गोलक मॉडल के द्वारा हम घनीय एकक सेलों का विश्लेषण का अध्ययन आज करेंगे। यही मैंने पहले बताया है आपको, एकक सेल का गोलक मॉडल क्या है। अब घनीय एकक सेल का जो विश्लेषण करेंगे, इनमें हम 4 चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। क्या? पहला है कि घनीय एकक सेल की परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, एकक सेल की समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और चौथी बात, घनीय एकक सेल का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, आज केवल मैं आपको घनीय एकक सेल में परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई को ही समझाऊंगा। ठीक है, समझने का काम कीजिए। वैसे तो ये है कि मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता और आपका काम चल जाता, लेकिन समझेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब चूंकि घनीय एकक सेल की बात कर रहे हैं, तो घनीय एकक सेल में मैंने आपको 4 चीज़ें वैसे पिछले समय में मैंने बताई हैं आपको। क्या क्या? घनीय एकक सेल में मैंने एक आपको सरल घनीय जालक बताया था, काय केंद्रीय घनीय जालक बताया था, फलक केंद्रित बताया था, और चौथा अंत्या केंद्रीय जालक बताया था, एंड सेंटर्ड लैटिस। और ध्यान करो, उसमें अंतः केंद्रीय जालक के लिए हमारा कोई भी मतलब नहीं रहेगा। केवल हमारे लिए जो पढ़ने हैं वो केवल 3 क्रिस्टल जालक का ही अध्ययन हमें करना है। सरल घनीय जालक, काय केंद्रीय जालक और फलक केंद्रीय जालक। ये मैंने आपको पिछली बार बता ही दिया था। सबसे पहले बात आप ये समझिए, घनीय एकक सेल के परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई। एक डायग्राम मैंने देखिए आपके सामने बनाया है, ये घनीय एकक सेल का। और घनीय एकक सेल में ये डायग्राम मैंने बनाया है खास। घन का तो आप जानते हैं, घन के लिए मैंने आपको ये बताया था पिछली बारी कि घन किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? एक समान होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यदि ये भुजा आपकी ए है, यदि ये भुजा आपकी ए है, तो ये वाली भुजा भी आपकी क्या रहेगी? ए ही रहेगी। ये भी आपकी ए ही रहेगी और ये भी आपकी ए ही रहेगी। मतलब सारी भुजाएं जो होंगी कैसी होंगी? एक समान होंगी। ये घन का मतलब ये होता है। दूसरी बात को समझिए। देखिए, सरल घनीय जालक के लिए अगर मैं ये कहूँ, सरल घनीय जालक के अंदर अगर हम इन 4 कोनों की बात करें, तो इन 4 कोनों पर 4 गोले लगेंगे। उन 4 गोलों के द्वारा हमारी ये संरचना हमको बनके तैयार होगी। अगर मैं ये कह दूं कि किसी भी एकक सेल में परमाणु त्रिज्या को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें? आर के द्वारा रिप्रेजेंट करें। कोर की लंबाई को हम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करें। और समझने वाली बात यह है कि किन्हीं 2 निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी को डी के द्वारा रिप्रेजेंट करें, तब देखिए क्या होगा। सरल घनीय जालक में बेटा देखिए, ऊपर की बात कर रहे हैं हम, इसके 4 गोले ऊपर लगेंगे तो 4 गोले नीचे लगेंगे। कुल मिलाकर एक सरल घनीय जालक का निर्माण 8 गोलों की सहायता से हो जाएगा। अब हम एक उसकी बात करें, ये 4 गोले हैं हमारे पास, हमने इसको ए बी सी डी के द्वारा ये हमने एक क्या बना लिया? घन का एक पार्ट बना लिया। और देखिए, आप जानते हैं केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसलिए मैंने इसको आर से रिप्रेजेंट किया। इस गोले के लिए ये बी से लेकर यहाँ तक की दूरी ये भी आर हो गई। तो कुल मिलाकर ए और बी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी लेंथ कहलाएगी, ए कहलाएगी, या इसी को हम क्या कह देंगे? डायामीटर कह देंगे। क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। इसलिए ए जो है किसके बराबर हो जाएगा? 2d के बराबर है। वही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, डी जो है, डी, ये डी की वैल्यू किसके बराबर होगी?
ए बी के बराबर होगी। और ए बी किसके बराबर है? ए के बराबर है। और ए जो है, ए में कितने आर आ रहे हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आर, और ये यहाँ से लेके 1 आर, यानी कि कितना आ रहा है? 2 आर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 2 आर के बराबर हो गई। ठीक है, डी जो है वो किसके बराबर हो गया? हमारा 2 आर के बराबर हो गई। यहाँ से अगर हम आर का मान निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ये डी अपॉन 2 हो जाएगा। और आपको मैंने ये दिखा रहा हूँ मैं, ए और बी के बीच की ये कोर की लंबाई भी हो गई। इस कोर की लंबाई को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आर बराबर किसके बराबर हो गया? ए अपॉन 2 के बराबर हो गया। यानी कि कोई भी अगर सरल या आगे एकक सेल के लिए आपके लिए त्रिज्या निकालने के लिए आए, तो उसके लिए फार्मूला हमारा ये क्या बन जाता है? आर बराबर ए अपॉन 2 या डी अपॉन 2। अगर हमारे लिए व्यास दे रखा है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और अगर हमें कोर की लंबाई दे रखी है तो हमें इसको अप्लाई करेंगे। ठीक, अब आगे दूसरी बात समझिए। काय केंद्रित के लिए समझिए। देखिए, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय जालक के लिए अंतः और अंत्या में अंतर है। काय को ही हम अंतः, और देखिए यहाँ अंत्या लिखा है मैंने। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? ये अंतः लिखा है, अंतर है ये, समझने वाली बात। देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखिए बच्चों, इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर हम काय केंद्रित की बात करें तो काय केंद्रित में 4 गोले तो जो होते हैं कोने के, प्रत्येक कोने पर 4 गोले स्थित होते हैं, और साथ ही साथ केंद्र में भी उसके एक गोला उपस्थित होता है। समझिए आप बात को। 4 गोले को प्रत्येक कोनों, मतलब प्रत्येक कोने पर गोले के साथ साथ उसके केंद्र पर भी स्थित होता है। इस जालक को हम क्या कहते हैं? घनीय जालक कहते हैं। अगर देखिए, ये 2 निकटवर्ती गोले हैं, ये इसके निकटवर्ती है, ये इसके निकटवर्ती, ये इसके निकटवर्ती, ये इसके निकटवर्ती। अब चूंकि कहाँ एक गोला कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में, केंद्र में होगा। तो जरा समझिए, ए और डी तो निकटवर्ती नहीं है, केवल निकटवर्ती क्या है? ए बी के है, बी डी के निकटवर्ती है। ठीक है, ये सी। तो हम क्या करें? पहले हमें क्या निकालना है? ए डी की वैल्यू को ज्ञात करना है। देखिए, पहले हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे? ए और डी, यानी कि त्रिभुज हम ले लें ए बी और डी। इस ए बी डी में हम ये जो है ए डी का मान निकालेंगे। क्योंकि देखिए, ए डी का मान निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ये त्रिभुज बनाएंगे ए सी और डी, तो ए सी डी में ये तो हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया हमारा क्या? लंब, और ये हो गया हमारा क्या? आधार। क्योंकि ये सारे के सारे कैसे होंगे? समकोण होंगे। तो समकोण के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे, इसलिए। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होती है। तो हम त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहले ए डी को निकालेंगे। किसके लिए? हमें त्रिभुज वैसे फाइनल ये लेना है ए डी सी, लेकिन ए डी सी में हमारे पास ए डी की वैल्यू नहीं है, आधार की नहीं है, इसलिए हम ए डी को वैल्यू निकालते हैं। समझ, ए और बी के बीच की दूरी तो हो गई ए, ये बी और डी के बीच की दूरी भी हो गई ए। और सीधी बात है, ये दोनों के जो गोले हैं, इन दोनों गोलों के बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ए हुई, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी क्या हुई? ए हुई। लेकिन दो त्रिज्याओं के बीच ये क्या हो जाएगा? डायामीटर हो जाएगा। ये भी एक डायामीटर हो जाएगा। लेंथ ए, ये दूरी हमारी हो गई ए, यहाँ भी ये दूरी हमारी क्या हो गई? ए। तो ये 2a बराबर क्या हो जाएगा? किसके? सी डी के बराबर हो जाएगा। इससे अभी मतलब नहीं, फिलहाल हमें ए डी से मतलब देखें, ए डी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ए डी कारण ये हो गया हमारा ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए डी बराबर ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है? ए है, यानी कि ए स्क्वायर हो गया। ये भी हमारा कितना हो गया? ए स्क्वायर हो गया। कुल मिला के ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ये 2a स्क्वायर। यहाँ हम ए डी का मान निकालेंगे तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। अब हम बात करें किसकी? त्रिभुज ए सी डी में। अगर हम ए सी डी में बात करें तो सी डी हमें निकालना है, यही तो हमारा कर्ण है, यही तो कर्ण है।
सी और डी, सी और डी यानी सी डी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर बराबर ए डी की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी, ए रूट टू, यानी कि ए रूट टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी डी स्क्वायर बराबर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट टू तो कन्वर्ट हो जाएगा टू में, और ये ए की पावर 2 हो जाएगी, यानी 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। तो ये सी डी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 3a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब हम सी डी का मान निकालेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, और ये ए का ए स्क्वायर का ए रह जाएगा। ठीक, अब जरा डायग्राम को देखिए सी डी जो है, सी और डी में कितने डी हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायामीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायामीटर हो गई, यानी सी डी बराबर किसके बराबर हो गया, 2d के बराबर हो गया। वही हमने लिखा है, सी डी बराबर किसके हो गया, 2d के बराबर हो गया। यहाँ से अगर हम d का मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा, सी डी अपॉन 2, या ऐसे समझ लीजिए आपकी सी डी बराबर किसके है, 2d के। इसको मैंने कहाँ रख दिया, इस वाली समीकरण में रख दिया। देखिए 2d बराबर कितना हो गया, रूट 3 अपॉन ए, यहाँ से मैं d का मान निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3a अपॉन 2। चूंकि आप जानते हैं क्या, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, त्रिज्या। इतना तो वैसे पता भी होगा आपको कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या बराबर क्या होती है, व्यास की आधी। वही इनकी r बराबर क्या होता है, d अपॉन 2 होता है। d का मान चूंकि क्या है, रूट 3a अपॉन 2 है, यहाँ हमने ये वैल्यू लगा दी, रूट 3a अपॉन 2, और ये अपॉन 2 आपका यहाँ आ गया, तो ये r बराबर क्या हो गया, रूट 3a अपॉन 4। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार से आगे देखिए आप, फलक केंद्रित के लिए। ठीक है, फलक केंद्रित में क्या होगा, फलक केंद्रित के लिए, फलक केंद्रित में मतलब एक जो गोले होंगे वो घन के प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके कहाँ होंगे, फलक पर होंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ए और बी के बीच की दूरी ए हो जाएगी, बी और सी के बीच की भी दूरी ए हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या रहेगी, ये ए रहेगी, और ये भी दूरी कितनी रहेगी तुम्हारी, ए ही रहेगी। ठीक है, और इस तरीके ए किसके बराबर रहेगा, डी के बराबर रहेगा, ए डी के बराबर रहेगा, ये भी ए डी के बराबर रहेगा। कुल मिला के ए सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये 2d के बराबर हो जाएगा। देखिए ए सी किसके बराबर होगा, 2d के बराबर। यहाँ भी हम त्रिभुज, ये एक एकक सेल के लिए निकालना है, एक के लिए, इसलिए त्रिभुज क्या ले लेंगे, ए बी सी ले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में ये आपका क्या हो गया, ये तो ए सी आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार, और ये आपका क्या हो गया, लंब। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर अंडर रूट लगा के सीधे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ए बी बराबर ए है, ये भी आपका ए है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन ए सी बराबर 2a स्क्वायर हो गया। यहाँ ए सी बराबर आपका क्या हो गया, रूट 2 अपॉन ए। चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि ए सी बराबर किसके बराबर होता है, 2d के बराबर होता है, देन ए सी का मान यहाँ लगाएंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, देखिए आपका 2d बराबर, ए सी की जगह हमने 2d लगाया तो 2d बराबर रूट 2 इंटू ए हो गया। यहाँ से d का मान लगाया तो रूट 2 अपॉन ए अपॉन 2 हो गया। मैथ वाले बच्चे सभी जानते हैं ये टर्म होती है, आपने 6th-7th में घातांक वाली करनी वाली पढ़ी है, फिर भी मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया कि अगर रूट 2 वाली इस तरह की वैल्यू होती है तो नीचे का अगर बेस समान होता है तो हम उसको एक मान के, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 कर देंगे, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ए रूट 2 बन जाएगा। यहाँ से डी का मान क्या आया बेटा, ए अपॉन रूट 2 आया। चूंकि आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है, डी अपॉन 2 होता है, देन आर बराबर क्या होता है, ए अपॉन, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2 कहाँ जाएगा, ये बेस में, ये तो है ही बेस में, डी का मान लगा दिया मैंने ए अपॉन रूट 2, तो आर बराबर क्या हो गया, ये ए अपॉन 2 रूट 2। तो फलक केंद्रित के लिए अगर हमें त्रिज्या निकालने के लिए सवाल आता है पेपर में तो आर का मान किसके द्वारा निकलेगा, ए अपॉन 2 रूट 2 के द्वारा निकलेगा। काय केंद्रित के लिए आता है तो आर का मान किससे निकलेगा, रूट 3 ए अपॉन 4 से निकलेगा, और हमारे लिए सरल के लिए आता है तो आर का मान हमारा डी अपॉन 2 से या ए अपॉन 2 से निकलेगा।
कहने को तो मैं ये डायरेक्ट फार्मूला बता देता आपको, लेकिन मैंने ये आपको सॉल्व करके भी बता दिया है। ओके, आज के लिए बस इतना ही।